हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में इकोनॉमी के सेक्शन में हम लोग लेके आए हैं फिर से आगे 7th 5 ईयर प्लान। 7th 5 ईयर प्लान समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है वो जरूर समझनी चाहिए आप लोगों को। जैसे कि प्लान नंबर 1 से लेके प्लान नंबर 6 ये एक सीरीज है, ये एक टाइप का प्लान था। और प्लान 7 से लेके आगे जो हम लोग टुवार्ड आगे देखेंगे ये एक अलग है। क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में ये समझना बहुत ज़रूरी है। प्लान 1 टू प्लान 6 को कहा जाता है कि ये डायरेक्टेड प्लान थे, यानी P1 टू P6 तक जो प्लान थे डेट इज कॉल्ड डायरेक्टेड प्लान। वैसे ही P7 एंड टुवार्ड्स जो प्लान थे वो कहलाते थे इंडिकेटिव प्लान। दोनों में डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट, बेसिक डिफरेंस ये समझना चाहिए। डायरेक्टेड प्लान जो होते थे वो होता था कि उसमें गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्शन देती थी और वो उस प्लान में अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व रखती थी। वही इंडिकेटिव प्लान जो होते थे उसमें होता है कि डायरेक्ट उसमें गवर्नमेंट जो है वो सहयोग करती है उस प्लान को या उस इकोनॉमी को सुदृढ़ करने में। दोनों में बेसिक डिफरेंस यही था कि डायरेक्टेड में था कि गवर्नमेंट अपना पैसा, यानी कि अगर मार्केट में पैसा लग रहा है जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर उसमें है वो इन्वेस्टर खुद गवर्नमेंट खुद होती थी। जबकि इंडिकेटिव में होता है क्या कि आपकी गवर्नमेंट उसको आगे बढ़ाने में केवल सहयोग कर रही है। तो हमने देखा भी था कि प्लान 1 से लेकर प्लान 6 तक गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज़ थी वो था एग्रीकल्चर था, वो था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप करने के लिए इंडस्ट्रियों को लगाना। तो उसमें गवर्नमेंट अपना पैसा लगाया करती थी, या कहें हम लोग कि पब्लिक सेक्टर पर ही काम हुआ करता था। पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट के सेक्टर पर ही, यानी गवर्नमेंट की कंपनियां होती थी, गवर्नमेंट की फैक्ट्रियां होती थी। तो गवर्नमेंट अपने खुद से फैक्ट्री बैठाती थी, पैसा भी खुद लगाती थी। तो उस समय गवर्नमेंट मार्केट में या इकोनॉमी में खुद को इन्वॉल्व की हुई थी पूरी तरह से और वो पैसे को लगा रही थी। बट कि प्लान 7 से जो मेरा स्टार्ट हुआ, यहां से गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन के मूड में आ गई। अब गवर्नमेंट इसमें सहयोग करना शुरू कर दी। गवर्नमेंट इसमें प्राइवेटाइजेशन को इंपॉर्टेंस देना शुरू की, जो पहली बार हुआ। इसके पहले पब्लिक सेक्टर ही काम किया करते थे, पब्लिक सेक्टर पे ही पैसा लगाया जाता था। बट अब जो हुआ शुरू हुआ, अब प्राइवेट सेक्टर पर भी पैसा लगना शुरू हुआ। तो प्लान 7 में हम लोग देखेंगे सबसे पहले इस चैनल पे हम लोग जो चला रहे हैं सीरीज, उसमें अब की हम लोग देखेंगे प्लान 7 से लेके प्लान 12 तक के सारे स्कीम्स को, सारे प्लान्स को कि कैसे कैसे गवर्नमेंट ने फिर आगे इसे बढ़ाया। तो 7th प्लान का ऑब्जेक्टिव जो था वो था टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि अब गवर्नमेंट का कहना था कि अब प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि प्लान 6 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो गरीबी कैसे हटेगी? गरीबी हटाने का एक ही तरीका है कि आप एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार को जनरेट करो, काम दो, लोगों को काम दोगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग काम पे आएंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। मान लो कंपनी में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मार्केट में डिमांड भी बढ़ेगा। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था 7th 5 ईयर प्लान में कि आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है, टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर इक्विटी एंड जस्टिस बेस्ड सोशल सिस्टम। ये सेकंड ऑब्जेक्टिव था, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज था कि अब जो बात गवर्नमेंट कर रही थी वो कर रही थी सोशल जस्टिस का। अब बात कर रही थी गवर्नमेंट इक्विटी का, कि बराबरी हो और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इसका मिले। इसमें आपको फूड, वर्क एंड प्रोडक्शन, इसका एक नारा दिया गया था, एक स्लोगन दिया गया था कि काम, खाना का भोजन, काम और उत्पादन, यानी कि फूड, वर्क एंड प्रोडक्शन। ये इसका स्लोगन दिया गया था 7th 5 ईयर प्लान में कि अब हमें भोजन भी चाहिए, काम भी चाहिए और प्रोडक्शन भी चाहिए। लिबरलाइजेशन वाज प्रायोरिटाइज, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 7th प्लान से स्टार्ट हो गया प्राइवेट सेक्टर को एंट्री मिलना, प्राइवेट सेक्टर को इकोनॉमी में एंट्री मिलना स्टार्ट हुआ। तो लिबरलाइजेशन हुआ कि आपके गवर्नमेंट बहुत लिबरल हुई कि प्राइवेट सेक्टर भी हमारे यहाँ आके काम कर सकती है। इसके पहले तक गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को एंट्री लेने नहीं दे रही थी। क्यों लेने नहीं दे रही थी ये आप भी बहुत बेहतर समझ सकते हो, क्योंकि हमारा देश लगभग 100 साल ब्रिटिश के अंदर गुलाम रहा। तो
ये कहीं ना कहीं एक भय था हमारे अंदर कि जिस प्रकार एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आके पूरे देश को गुलाम बना दी, तो ये एक भय था कि फिर से विदेशी कंपनियां आएंगी और फिर कहीं हमें गुलाम ना बना दे। तो इस भय के कारण प्राइवेट सेक्टर को एंट्री मिलना थोड़ा कठिन था। बट 7th 5 ईयर प्लान में इसे लिबरल किया गया और इसे प्रायोरिटी भी दी गई, जो पहली बार हुई थी। यानी लिबरलाइजेशन को पहली बार प्रायोरिटी दी गई थी इसी प्लान में। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार आता है, तो आपको ध्यान देना है। 7th 5 ईयर प्लान का ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। फिर था कि इस प्लान में जो टारगेट था, ग्रोथ रेट का जो टारगेट था, वो डिसाइड किया गया था 5%, जबकि प्लान कंप्लीट होते होते ये जो हमारा अचीवमेंट था वो था 6%। तो हम कह सकते हैं कि ये प्लान हमारा सक्सेसफुल था, क्योंकि हमारा टारगेट जो था, ग्रोथ रेट एनुअल टारगेट जो था वो 5% था, उसके अगेंस्ट हम लोग 6% अचीव किए थे। नेक्स्ट जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD पर काम करना शुरू हुआ। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर काम करना 7th 5 ईयर प्लान में ही स्टार्ट हुआ है हमारा। और चूंकि यहां हमने कहा भी था प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, तो जवाहर रोजगार योजना का शुरुआत किया गया 1989 में। जवाहर रोजगार योजना का शुरुआत 7th 5 ईयर प्लान में ही किया गया था। जो इसके पहले वाले 6th 5 ईयर प्लान में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट के तहत, एक प्रोग्राम के तहत, यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के नाम से ये स्कीम चल रही थी, जिसे 7th 5 ईयर प्लान में रीनेम करके पुनः लाया गया जवाहर रोजगार योजना, जो 1989 में लॉन्च की गई। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो ये थे 7th 5 ईयर प्लान के कुछ मुख्य बिंदु। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 8th 5 ईयर प्लान, जिसका टेन्यूर था 1992 से 1997 तक। ध्यान देना इस चीज़ पर कि जो हमारा 7th प्लान जो था, अभी जस्ट हमने जो बताया, वो 1985 से 90 तक था। यानी हमारा अगला जो प्लान होना चाहिए था वो होना चाहिए था 90 to 95, बट वो 2 साल तक नहीं आ पाया। 2 साल तक नहीं आने के पीछे बहुत सारी रीजंस थे। कुछ हमारे पॉलिटिकल सिनारियो बहुत लगातार चेंज हो रहे थे, बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे थे। दूसरा कारण था कि पूरा वर्ल्ड जो हमारा था वो रिसेशन में चला गया था, जिस कारण से 90 में हमारा 5 ईयर प्लान नहीं आ पाया। जो प्लान आया 92 में आया। तो आपको ऐसे भी ये गैप जो है, इस गैप को आपको याद रखना चाहिए इस तरीके से कि देखिए, पहला जो है, पहला 3 प्लान के बाद 3 साल का गैप रहा। पहला जो 3 प्लान आए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों प्लान लगातार अपने टाइम पे आए। 3 प्लान आने के बाद 3 साल का गैप रहा। उसके बाद फिर 2 प्लान आए और 2 प्लान आने के बाद फिर से 2 साल का गैप रहा, यानी कि 4 and 5। उसके बाद 4 and 5 आए। फिर 2 साल के प्लान के बाद, 2 प्लान के बाद फिर 2 साल का गैप रहा। ये आपको याद करने में आसान होगा कि अब आपका जो ईयर अगर आपको काउंट करना हो तो पहला प्लान आपको पता ही रहेगा, हमेशा 1951 से स्टार्ट हुआ, तो 51 से 56, फिर 56 से आगे मेरा बढ़ा 61 तक। ये आपको गैप जो है वो 3 प्लान के बाद 3 साल का गैप रहा, 2 प्लान के बाद फिर 2 साल का गैप रहा, फिर 2 प्लान आया, यानी कि 5th प्लान आए। उसके बाद फिर 2 प्लान आ गया, 6, 7 आने के बाद फिर 2 साल का गैप रहा और 8th प्लान आया। तो 8th प्लान के जो ऑब्जेक्टिव थे, मेनली ऑब्जेक्टिव जो थे वो थे ऑल राउंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ऑल राउंड ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स क्या हुआ कि आपका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सर्वांगीण विकास होने के लिए जो मेन सेक्टर होते हैं, जैसे आपका एजुकेशन, तो एजुकेशन पे इस पे बहुत ज़्यादा बल दिया गया। जो 6 to 14 तक एजुकेशन सबके लिए होना चाहिए, वो आपको इसी प्लान में दिखा, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहा। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जो अभी हमने जस्ट पढ़ा था थोड़ी देर पहले अपने 7th 5 ईयर प्लान में, कि जवाहर रोजगार योजना स्टार्ट की गई थी, फिर उसे चेंज करके लाया गया प्रधानमंत्री रोजगार योजना, यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम। यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम का जो
हमारा लॉन्चिंग हुआ वो 8th 5 ईयर प्लान में ही हुआ। जो इसमें मजेदार चीज था, जो हमने कहा था कि 7th 5 ईयर प्लान का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि वो प्राइवेटाइजेशन को या लिबरलाइजेशन को वो स्टार्ट किया, जिसका असर सीधा असर दिखना शुरू हो गया 8th 5 ईयर प्लान में कि आपके जो हैवी इंडस्ट्री थे उसका इंपॉर्टेंस घटना शुरू हुआ, हैवी इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस घटना शुरू हुआ, जिसका जगह लेना शुरू किया एमएसएमई। आप जानते हो मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज। तो ये बड़े बड़े जो इंडस्ट्री थे उस पर ध्यान ना देकर छोटे छोटे इंडस्ट्रियों पर इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ, जो आज के ज़माने में आपको एमएसएमई के रूप में दिख रहा है। तो कह सकते हैं हम लोग कि स्टार्टिंग ऑफ एमएसएमई अगर हम कहें किस 5 ईयर प्लान से स्टार्ट हुआ तो हमारा आंसर होगा 8th 5 ईयर प्लान। उसी प्रकार जिस प्रकार 7th 5 ईयर प्लान में सक्सेस रेट ज़्यादा था, वैसे इस बार भी हुआ कि हमने टारगेट सेट किया था एनुअल ग्रोथ रेट का, वो था 5.6, बट हमने अचीव जो किया वो हमने अचीव किया 6.8। तो हमारा 8th 5 ईयर प्लान भी सक्सेसफुल था। नेक्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना शुरू हुआ, ना कि इंडस्ट्री पर। इंडस्ट्री पर जोर ना देके इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना शुरू हुआ। और इसको जो मेन एरिया इसके रखे गए वो थे एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यानी कि हम अब हैवी इंडस्ट्री लगाने पर नहीं बात कर रहे थे, हम उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात कर रहे थे। मीन्स क्या हुआ कि हमारा मान लो कि ट्रांसपोर्टेशन के मेरे सर्विस हैं, तो हम अब ट्रांसपोर्टेशन को और बड़ा कैसे करें, उसके इंफ्रा को बढ़ाने पर हमने काम करना शुरू किया। हमारा एनर्जी जो था, हमारा जो पावर प्लांट था, हम पावर प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाने पर खर्च करना शुरू किए। तो ये पहली बार हुआ कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना शुरू किए, ना कि हैवी इंडस्ट्री पर खर्च। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा, जिसका असर दिखा, तुरंत दिखा कि प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट था वो 55% इंक्रीज कर गया। यानी कि अब प्राइवेट सेक्टर हमारा खुले तौर पर एकदम ओपनली हमारे मार्केट पर आना और अपने मार्केट पर काम करना उसने शुरू कर दिया था। पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो अब सिलेक्टिव इन नेचर हो चुका था। यानी कि हमने देखा, अपने बताया भी था 7th 5 ईयर प्लान में ही कि प्राइवेटाइजेशन को जोड़ दिया गया या लिबरल पॉलिसी को अपनाया गया, जिसका असर दिखा हमें तुरंत अपने 8वें प्लान में कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ और पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो सिलेक्टिव इन नेचर हो गया। तो 8th 5 ईयर प्लान चूंकि इसका ग्रोथ रेट जो था वो ज्यादा अचीव किया, तो हम कह सकते हैं कि हमारा 8th 5 ईयर प्लान भी सक्सेसफुल रहा था। उसके बाद हमारा 9th 5 ईयर प्लान आया, जो 1997 से 2002 तक चला। तो ये हमारा 9th 5 ईयर प्लान था, जिसका टेन्यूर था 97 to 2002, जिसमें टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया था डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि चूंकि हमारा देश अब धीरे धीरे इकोनॉमिकली बूस्टअप हो रहा था, तो देश में इकोनॉमिकली जब बूस्टअप होना शुरू हुआ तो ये भी चिंता थी लोगों को कि इसके साथ साथ करप्शन भी बढ़ रहा था। करप्शन के बढ़ने के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उसे दूर करना इस 9th 5 ईयर प्लान का मुख्य उद्देश्य रहा कि हम डेवलपमेंट तो करेंगे, विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी करेंगे। हम अब इसमें करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उस हिसाब से हम दोनों एरिया पर अब काम करेंगे। एक तरफ हम करप्शन को भी कम करेंगे, दूसरी प्रकार हम अपने इकोनॉमी को भी आगे ले जाएंगे। तो इसमें जो टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया था डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। चूंकि उस समय इंटरनेशनल रिसेशन आ चुका था, जो आर्थिक मंदी आई थी पूरे विश्व में, जिसके कारण से ये प्लान हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इंटरनेशनल रिसेशन के कारण ये हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। इस प्लान में कुछ टॉप के प्रायोरिटी ऑर्डर सेट किए गए थे कि किन किन एरियाओं पे काम करना है जिससे कि हमारा इकोनॉमी और मजबूत हो। जिसमें कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर में जो थे वो थे बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट पर आपको कंट्रोल करना था, फॉरेन डेबिट को घटाना था, सेल्फ सफिशिएंट आत्मनिर्भर बनना था। इस तरह की बातें 9th 5 ईयर प्लान में लाई गई थी। साथ ही साथ बीएमएस को लॉन्च किया गया था, यानी बेसिक मिनिमम
सर्विस, बेसिक मिनिमम सर्विस क्या क्या होंगे, 7 सेक्टर को आइडेंटिफाई किया गया था कि बेसिक मिनिमम सर्विसेज जो गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट थी, कि गवर्नमेंट मान चुकी थी कि ये 7 जो हैं वो हम पब्लिक के लिए बेसिक मिनिमम सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट को हर हाल में अच्छे से देना है, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर था, प्राइमरी हेल्थ सर्विस था, प्राइमरी एजुकेशन था, पब्लिक हाउसिंग असिस्टेंस, गरीब लोगों के लिए घर बनाने के लिए उसको सहायता देना, फिर न्यूट्रिशनल सपोर्ट चाहिए था बच्चों का, उसके बाद कनेक्टिविटी टू ऑल विलेजेज, यानी रोड से हर एक विलेज हमारा कनेक्टेड हो, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इन 7 को माना गया था कि ये हमारे बेसिक मिनिमम सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट को हर हाल में देना चाहिए। चूंकि इंटरनेशनल रिसेशन आ चुका था तो ये प्लान हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। 10th 5 ईयर प्लान का जो टेन्यूर था वो था 2002 से 2007 तक। 2002 से 2007 तक हमारा 10वां 5 ईयर प्लान चला, जिसका ऑब्जेक्टिव था टू एंड द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, यानी देश में जो हमारी गरीबी है और बेरोजगारी है उसे खत्म करना। और साथ ही यही नहीं, ये इसके साथ एक और वर्ड जोड़ा गया कि पर कैपिटा इनकम जो हो, पर कैपिटा इनकम उसे डबल कर देना है अगले 10 साल में। पर कैपिटा इनकम क्या होता है कि टोटल आपका जो नेशनल इनकम है, जो टोटल आपका नेशनल इनकम है, ये आप इसको डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन से, देश के टोटल पॉपुलेशन से, तो ये आपको जो निकलेगा ये कहलाता है पर कैपिटा इनकम। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहें हम तो ये कह सकते हो कि प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी, प्रति व्यक्ति आय हमारी, यानी देश का एक एक व्यक्ति का कितनी कमाई है वो निकालने का तरीका है कि पूरे देश का इनकम डिवाइडेड बाय पूरे देश का पॉपुलेशन। तो पर कैपिटा इनकम को डबल करने की बात की गई थी अगले 10 साल में, कि अगले 10 साल में हम देश में पर कैपिटा इनकम को डबल कर देंगे। साथ ही ग्रोथ रेट जो था, एनुअल ग्रोथ रेट, उसे सेट किया गया था, टारगेट किया गया था 8.0%, जो अचीव हुआ हमारा 7.6% तक। साथ ही इस 10th 5 ईयर प्लान में प्लानिंग कमीशन ने ये एक्सेप्ट किया कि केवल हायर ग्रोथ रेट ही प्राप्त करना, यानी हायर ग्रोथ रेट ही अचीव करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि उस ग्रोथ रेट को हम किस प्रकार पब्लिक के लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम बढ़ाते हैं, यानी कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है पीपल का वो मेरा कैसे इंप्रूव कर रहा है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, ना कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इस ग्रोथ रेट को केवल अचीव करें। तो बोला गया था, एक्सेप्ट किया गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा कि द हायर ग्रोथ रेट इज नॉट ओनली ऑब्जेक्टिव, इट शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। तो 10th 5 ईयर प्लान में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा कि 5 ईयर प्लान में कि प्लानिंग कमीशन ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया था। एग्रीकल्चर को इसमें प्राइम मूविंग फोर्स के रूप में डिक्लेयर किया गया कि एग्रीकल्चर जो है वो हमारा प्राइम मूविंग फोर्स है इकोनॉमी में, यानी कि इकोनॉमी को अगर हमें आगे ले जाना है या इकोनॉमी को हमें बहुत मजबूत बनाना है तो हमारे लिए एग्रीकल्चर हमारा जो होगा वो मेन फोर्स है हमारा, जो हमारे इकोनॉमी को खींचकर आगे ले जा सकता है। साथ ही FRBM फाइनेंस फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट भी इसी ये 5 ईयर प्लान में आपका एक्ट में आया, यानी इनेक्टेड जो हुआ वो इसी 5 ईयर प्लान में इनेक्टेड हुआ। तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के आ जाने के कारण जो हमारा फिस्कल डिफिसिट वगैरह था उस पे हम लोगों ने कंट्रोल करना शुरू किया। तो ये था हमारा 10वां 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान का जो टेन्यूर था वो था 2007 से 2012 तक ये हमारा प्लान चला, 11th 5 ईयर प्लान, जिसमें सबसे पहली बार कहा गया इंक्लूसिव डेवलपमेंट चाहिए। रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट को इसका ऑब्जेक्टिव बनाया गया और इंक्लूसिव डेवलपमेंट नाम के वर्ड को इसमें पहली बार लाया गया था। ये था इम्पोर्टेंट कि इंक्लूसिव मीन्स क्या होता है कि हम लास्ट जो व्यक्ति बैठा हुआ है वहाँ तक हम अपनी पहुँच बनाएं। तो
इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया 11th 5 ईयर प्लान में। 5 ईयर प्लान इसके विषय में प्लानिंग कमीशन के द्वारा कहा गया कि ये हमारा सबसे सक्सेसफुल प्लान है, क्योंकि इसमें हमने जो ग्रोथ रेट अचीव किया है वो है 8%, जबकि टारगेट 10% सेट किया गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा, पर जो ग्रोथ रेट अचीव किया गया 11th 5 ईयर प्लान में वो था 8%, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ रेट था। तो इसलिए प्लानिंग कमीशन के द्वारा कहा गया कि इट हैज़ बीन द मोस्ट सक्सेसफुल प्लान एवर। लेकिन ये प्लानिंग कमीशन के द्वारा खुद अपना बताया गया था। लेकिन साथ ही साथ अगर उस समय की बातों पर ध्यान दें तो हमारा इन्फ्लेशन जो था वो 6% पहुंच चुका था। हमारा इन्फ्लेशन जो था वो 6% पे था। कारण था कि हमारे इन्फ्लेशन का कारण जो था वो था कि हमारा जो प्रोडक्शन था या अनएम्प्लॉयमेंट था वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा था। प्रोडक्शन हमेशा कमती जा रही थी और अनएम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ता जा रहा था। कारण था हमारा 8 से 9 के बीच में रिसेशन के कारण बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉय हुए थे और उसके कारण हमारी प्रोडक्टिविटी भी घटी थी। जब प्रोडक्टिविटी घटी तो हमारा इन्फ्लेशन जो था वो इंक्रीज किया, जो 6% था वो भी ड्रॉबैक था इस 5 ईयर प्लान का। इसमें सबसे कम जो पब्लिक सेक्टर का आउटले था वो मात्र 25% पे आया था, जो लास्ट पिछली बार तक 40% पे था। यानी पब्लिक सेक्टर का आउटले घटता जा रहा था। जो लास्ट 10th 5 ईयर प्लान में वो 40% पे थी, वो घट के आ गई 25%। वही प्राइवेट सेक्टर जो था वो इंक्रीज कर गया 60 to 75% पर। पीपीपी मॉडल पर यहाँ पर काफ़ी जोर दिया गया, काफ़ी थ्रस्ट दिया गया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल था उस मॉडल को इस 5 ईयर प्लान 11th 5 ईयर प्लान में बहुत ज़्यादा जोर मिला और ये बहुत तेज़ी से काम करना शुरू किया। तो ये था हमारा 11th 5 ईयर प्लान। तो हमारा 5 ईयर प्लान का अंतिम प्लान जो था वो था 12th 5 ईयर प्लान, जिसका टेन्यूर था हमारा 2012 से लेके 2017 तक। जिस प्लान को हम लोग अंतिम प्लान इसलिए कहते हैं कि हम लोग जानते हैं कि 14 में हमारी सरकार बदली और बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार आ गई और आने के बाद सरकार ने प्लानिंग कमीशन को एबोलाइज करके उसकी जगह पे नीति आयोग को ले आया। जैसा कि हमने अपने एक पुराने वीडियो में भी इस पर डिटेल में बताया है कि क्यों नीति आयोग को लाया गया या किन कारणों से प्लानिंग कमीशन को बंद किया गया। जो मुख्य कारण था वो था कि चूंकि हम जानते हो, हम लोग सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी हमारा कहता है कि भारत जो है एक फेडरल कंट्री है। फेडरल मीन्स क्या है कि ये बहुत छोटे छोटे राज्यों से या राज्यों से मिलकर भारत हमारा देश बना हुआ है। तो राज्यों का इंपॉर्टेंस या कहो कि राज्यों का रोल प्लानिंग कमीशन में नहीं था। जैसा कि हम लोग अपने लास्ट क्लास में भी देखे थे, जब प्लानिंग कमीशन के हम लोग कंपोजिशन को पढ़ रहे थे, तो कंपोजिशन में हम लोगों ने देखा था कि प्लानिंग कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं उसमें स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। तो इस पे सवाल उठते थे हमेशा या क्रिटिसाइज किया जाता था इसको इस तरीके से कि मान लो कि प्लानिंग कमीशन सभी राज्यों के लिए प्लान बना रहा है, अगर उस राज्य का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मीन्स क्या है कि उस राज्य की समस्या क्या है या उस राज्य के रिसोर्सेज क्या हैं। जब हमें ये पता ही नहीं है तो हम उसके लिए बेहतर प्लान कैसे बना सकते हैं। तो इन सभी कारणों से हमारा प्लानिंग कमीशन को बंद करते हुए उसकी जगह पे नीति आयोग को लाया गया, जिसका डिटेल आपको वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जामिनेशन के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको ये जानना चाहिए कि क्यों नीति आयोग को लाया गया। तो नीति आयोग चूंकि 14 के बाद 15 से नीति आयोग ने काम अपना शुरू कर दिया, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि 12th 5 ईयर प्लान जो हमारा था वो प्लानिंग कमीशन का वो ये अंतिम प्लान था, लास्ट प्लान था। इसके बाद फिर प्लानिंग कमीशन काम करना ही बंद कर दी। तो ऑब्जेक्टिव क्या रखे गए थे 12th 5 ईयर प्लान में कि फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीन्स क्या है कि हम और तेजी से बढ़ेंगे और इंक्लूसिव होंगे और नीचे तक जाएंगे और सभी लोगों तक डेवलपमेंट को पहुंचाएंगे और एक डेवलपमेंट जो हमारा होगा वो सस्टेनेबल होगा, वो सस्टेन करेगा, वो स्टेबल होगा थोड़ा। तो
तो ये मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। साथ ही टारगेट जो थे प्लान के वो सेट किए गए थे 8% ग्रोथ रेट का टारगेट सेट किया गया था, जिसमें 4% इंक्रीज करना था उन्हें एग्रीकल्चर में और 10% इंक्रीज करना था उन्हें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो ये टारगेट इस प्लान के सेट किए गए थे। साथ ही साथ और क्या टारगेट बनाया गया था कि 5 करोड़ जॉब क्रिएट करेंगे, 5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, साथ ही पॉवर्टी को रिड्यूस करेंगे कम से कम 10 परसेंटेज पॉइंट तक, यानी कि रिड्यूसिंग पॉवर्टी बाय एटलीस्ट 10 परसेंटेज पॉइंट। साथ ही साथ सेक्स रेशियो जो 0 से 6 ईयर के एज ग्रुप में जो सेक्स रेशियो था उसे इंप्रूव करना था, उसे इंप्रूव करके इसको इंप्रूव करना था कि आपको इसको ले जाना था 950 तक। ये टारगेट 12वें 5 ईयर प्लान में सेट किया गया था कि हमारा जो सेक्स रेशियो है उसे इंप्रूव करके 950 तक ले जाएंगे 0 से 6 ईयर वाले एज ग्रुप में। साथ ही साथ फिस्कल डिफिसिट को लिमिट करना, फिस्कल डिफिसिट को लिमिट करना है कि वो हमारे जीडीपी का 3% तक ही हो, यानी ये हमारा टारगेट यहां पर सेट था कि लिमिटिंग द फिस्कल डिफिसिट टू द लेवल ऑफ 3% ऑफ जीडीपी। साथ ही साथ सोशल सर्विसेज पर सबसे अधिक राशि खर्च की जाएगी, यानी जो हमारा एक्सपेंडिचर था, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था, उसमें मैक्सिमम पैसे को रखा गया था सोशल सर्विसेज पर खर्च करने के लिए। साथ ही साथ सभी गांवों में बिजली पहुंच जाए, इलेक्ट्रिफिकेशन टू ऑल विलेजेज, ये हमारे टारगेट थे। साथ ही साथ बैंकों के बारे में बात करें तो बंधन बैंक, भारतीय महिला बैंक एंड आईडीएफसी बैंक, इन सभी को बैंक डिक्लेयर किया गया था 12th 5 ईयर प्लान में ही। तो इस प्रकार से ये हमारा 12वां प्लान था जो प्लानिंग कमीशन का, या कह लो कि हम लोग का जो 5 ईयर प्लान का सीरीज है, इसका ये लास्ट प्लान था। इसके बाद प्लानिंग कमीशन ही खत्म हो गई तो 5 ईयर प्लान आने बंद हो गए। तो हमारे इसको आप देख सकते हो, और इसके पहले वाले सीरीज को जो हमारा जो क्लास था उसके भी लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो इकोनॉमी के सेक्शन में हमारा ये इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया सीरीज लास्ट होता है आज। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ इकोनॉमी के। साथ ही हमारे साथ अगर आपको हमारा चैनल के द्वारा जो प्रोवाइड किया जा रहा है वीडियो अगर वो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और अगर कोई डाउट हो कहीं पर या किसी टॉपिक को आपको समझना हो हम लोग के द्वारा तो आप कमेंट बॉक्स में ये लिख सकते हो, हम लोग जरूर उस पर भी वीडियो बनाकर आप लोग के सामने लाएंगे। तो हमारे साथ बने रहो, देखते रहो हमारी अपनी पाठशाला। थैंक यू।